ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक होगा आपका इलास्टिक लोड बैलेंसर और दूसरा होगा आपके पास ऑटो स्केलिंग। सो सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं जिसके थ्रू मैं इलास्टिक लोड बैलेंसर का डिफरेंस बता देता हूँ और ऑटो स्केलिंग का डिफरेंस बता देता हूँ। तो समझो कि तुम बेसिकली एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हो और रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास एक किचन है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली एक शेफ़ है और वो बेसिकली आपके डिशेस कुक कर रहा है। सो आपके पास एट स्टार्ट आपके पास सिर्फ एक वेटर है और यूज़र की ना बहुत सारे यूज़र्स हैं आपके पास, ठीक है, वो रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली खाना मांग रहे हैं। तो वेटर क्या करता है, किचन में जाता है, बेसिकली खाना लेकर आता है और फिर वो बेसिकली उन यूज़र्स को दे देता है। अब होता ये है कि आपके पास यूज़र्स इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, आपके पास ट्रैफिक इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इस केस सिनेरियो के अंदर क्या होता है, आपका जो किचन जो होता है या स्पेसिफिकली जो आपका वेटर जो होता है, इस पर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि उस पर इतना बर्डन पड़ जाए कि वो फिर काम ही ना करे, वो छोड़ के चले जाए, ठीक है। सो इस केस सिनेरियो के अंदर हम करते क्या है, सबसे आसान तरीका क्या होगा कि मैनेजर ये सोचेगा कि भाई मैं एक वेटर क्यों रखूँ, मैं मल्टीपल वेटर्स रख देता हूँ, सही है। तो मैंने दो वेटर्स रख दिए। अब वो दो वेटर्स क्या करेंगे, आधा काम ये करेगा, आधा काम ये करेगा, ठीक है ना। इसको लोड बैलेंसिंग से कैसे देख सकते हैं, लोड बैलेंसर हम बेसिकली अटैच करते हैं। दो आपका क्या करता है, बेसिकली जो भी आपके पास रिक्वेस्ट जो आ रही होती है वो आपका डिवाइड कर देता है मशीन्स पर, डिफरेंट इंस्टेंसेस पे भी कर सकता है, आईपी एड्रेसेस पे भी कर सकता है, लैम्डा फंक्शंस पे भी कर सकता है। लेकिन फॉर नाउ हम बात करेंगे EC2 इंस्टेंसेस पर। तो समझो वो क्या करता है कि कभी कभार जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो 50 टाइम्स वो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और बाकी की 50 टाइम्स की रिक्वेस्ट वो यहाँ पर डाइवर्ट करेगा। तो इससे ये होगा कि आपका बेसिकली CPU परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बोला था कि क्या पता आपके पास बर्डन इतना पड़ना शुरू हो जाता है रेस्टोरेंट में कि वेटर ना छोड़ के चले जाता है। तो जब ये छोड़ के जाता है ना तो वापसी नहीं आएगा ये, ठीक है। वापसी आने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, ठीक है। कि अगर आपके पास क्या कहते हैं एक चीज़ टर्मिनेट हो रही है और उसको वापसी लाना है ना, तो फिर हम बेसिकली ऑटो स्केलिंग करेंगे। या फिर ज़्यादा अच्छी इसकी एग्जांपल ये होगी कि जब आपके पास यूज़र्स कम हैं तो आप ऑटोमेटिकली वेटर्स को फायर कर दो, और जब आपके पास यूज़र्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप वेटर्स को हायर कर दो। दैट इज़ द जॉब ऑफ एन ऑटो स्केलिंग, ठीक है। सो इस केस के अंदर क्या होगा कि जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगी तो ये अपने EC2 इंस्टेंसेस इंक्रीज़ कर देगा, और जब इसके पास ट्रैफिक कम होगी तो वो EC2 इंस्टेंसेस कम कर देगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। नाउ लेट्स look at it from a formal point of view. So इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या है, चाहिए इट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट्स योर इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स। सो जो भी आपके पास आ रहा था, इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा था, यू वर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू मल्टीपल टारगेट्स विच कुड बी योर EC2 इंस्टेंसेस, कंटेनर्स, IP एड्रेसेस in either one or multiple availability zones, ठीक है। It can monitor health checks for each of the targets. It basically pings on the intervals to its registered targets. If it doesn't get a ping, it terminates the instance and only routes the traffic to the healthy ones. यानी कि मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेटर सिक हो जाता है तो you wouldn't want to send your request to this waiter, right? You would only want to send your request to a healthy waiter जो बेसिकली खाना ला के वापसी दे सकता है यूज़र्स को। सो यही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है कि आपके जो भी क्या कहते हैं हेल्दी टारगेट्स होंगे सिर्फ उसको वो डिटरमाइन करेगा पहले, ठीक है। जैसे उसको डिटरमाइन कर लेता है तो वो सिर्फ ट्रैफिक वहीं पे ही राउट करेगा। नाउ ट्रैफिक ऑफ एन एप्लीकेशन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मैनेज यूजिंग ELB। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट पॉइंट ओवर हियर। तो ये वाला पॉइंट वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यानी कि बस ये याद रखो कि हमेशा इक्वली जा रहा होता है, ठीक है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपके पास हाई अवेलेबिलिटी कैसे आ रही है कि कि आपके पास दो बेसिकली वो आ गए ना, इंस्टेंसेस आ गए, तो उसके थ्रू आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास क्या कहते हैं, अगर यहाँ ये वाली चीज़ डाउन हो जाती तो आपके पास हमेशा एक और इंस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब
होता ये है कि आपके जो SSL और TLS के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली EC2 इंस्टेंसेस पे चेक कर होते हैं। अब आपके पास जब लोड बैलेंसर्स आएंगे तो आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस होंगे, यानी कि आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस पर आप SSL और ये सर्टिफिकेट्स चेक कर रहे होगे। तो एक लोड बैलेंसर का अपना एक लोड आ रहा है और एक चेकिंग का अपना लोड आ रहा है। तो आप करते ये हो कि आप जो SSL के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो TLS के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप मैनेज कर रहे होते हो लोड बैलेंसर पर, ठीक है, ताकि ओवरऑल आपकी CPU परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, इंस्टेड कि आप उसको EC2 इंस्टेंस पे करो, चेक करो, ठीक है। फिर आपके पास जो लोड बैलेंसर्स होते हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्लाउड वॉच के थ्रू, जो बेसिकली आपकी मॉनिटर करके दे रहा होगा परफॉर्मेंस। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट काउंट है, रिक्वेस्ट लेटेंसी जो है, वो आपको आराम से पता चल सकती है, ठीक है। प्राइसिंग इसकी दो होती हैं, ठीक है। प्राइसिंग मॉडल इसके दो मॉडल्स हैं। एक इसका है एक इसका है मंथली फ़ी, जो इसकी सब्सक्रिप्शन है कि जैसे आपने लोड बैलेंसर खोला, नाउ यू हैव टू पे अ मंथली फ़ी। दूसरा होता है ऑपरेशन फ़ी, यानी कि जितना ट्रैफिक आएगा उस पर आप अलग उसको उस पर पैसे भरोगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको उसके पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो हाँ, अच्छा, अब जो भी आपके लॉग्स भी जो होते हैं ना इलास्टिक लोड बैलेंसर के, वो आपके सेव हो रहे होते हैं S3 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर के। सो देयर आर 4 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ योर क्लासिक लोड बैलेंसर, जो आपका एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कर रहा होता है। इसकी यूनिक फीचर होता है स्टिकी सेशन। ऐप लोड बैलेंसर होता है जो लेयर 7 पे काम कर रहा होता है। इसका यूनिक फीचर होता है कि इसके पास लिसनर रूल्स होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये और होता है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेयर 4 पर, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हाई लेटेंसी और सॉरी लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट वाली एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रहा होता है, यानी कि जहाँ पर आपको एक्सट्रीमली फास्ट नेटवर्क चाहिए ना, वहाँ पर आप ये यूज़ करोगे। और गेटवे लोड बैलेंसर आप यूज़ कर रहे होते हो अप्लायंसेस के लिए, इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, ठीक है, या फायरवॉल्स के लिए। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई विल गो फ्रॉम देयर। सो क्लासिक लोड बैलेंसर क्या है कि आपके पास एक लोड बैलेंसर होता है, ठीक है, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो एक फ़िक्स्ड रिलेशनशिप बना देता है अपने फ्रॉम योर सेशन का, बेसिकली एक फ़िक्स रिलेशनशिप बनाता है विद योर मशीन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने गूगल खोला, तो ये जो स्पेसिफिक जो क्लाइंट है ना, इसका जो सेशन है, इसकी वो आईडी बाइंड कर देगा एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ। और इसके हेल्थ चेक्स आप बेसिकली आपके वो मॉनिटर हो रहे होंगे बाय लोड बैलेंसर। और ये बेसिकली ना एक स्टिकी सेशन बन जाएगा, यानी कि ये दो चीज़ें बाइंड हो गई हैं किसके थ्रू, एक कुकी के थ्रू। और इस कुकी के थ्रू आप इसकी सारी जो भी इसकी स्टेट की जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो है, वो बेसिकली इसकी मेंटेन हो रही होगी कि फॉर एग्जांपल ये कौन से, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे दराज है तो उस पर वो कौन से कार्ट के आइटम्स उसने चूज़ किए वगैरह वगैरह, सही है। सो एक स्टिकी सेशन बन जाता है। सो क्लाइंट, मैं पूरा बस पढ़ लेता हूँ। फिक्स रिलेशनशिप बिटवीन योर लोड बैलेंसर विद योर EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है, 1-to-1। नंबर ऑफ मशीन्स आर फिक्स्ड, ठीक है, अनलेस का आप इसको ऑर्डर स्केलिंग के साथ लगा रहे हो। क्लाइंट मेक्स रिक्वेस्ट टू योर ऐप, ठीक है। सो ऐप के पास गया, लिसनर forwards it appropriate healthy instance using routing algorithm, यानी कि क्लाइंट ने बेसिकली इंटरेक्ट किया आपकी एप्लीकेशन से, इसने फिर क्या किया, इसने राउट कर दिया एक हेल्थी इंस्टेंस पर, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे राउट कर दिया, ठीक है। द ओनली लोड बैलेंसर This is the only load balancer with sticky session. Sticky session binds a user session to a specific target. तो उसने इस target के साथ bind कर दिया. This ensures that all the requests from that user during the session is sent to the same target. यानी कि बार बार वो इसी target पर अपनी सारी request send कर रहा होगा, ठीक है। This feature is useful for servers that maintain state information in order to provide a continuous experience to a client using cookies. तो बेसिकली जो मैंने चीज़ बताई। अच्छा, क्लासिक लोड बैलेंसर्स TCP और SSL लिसनर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसके सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, SSL के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी ये चीज़ सपोर्ट कर रहा होता है। नाउ you should keep the same number of instances in each AZ. Loading is equally balanced, which means 3 AZs
3 instances in AZ1 and 1 instance in AZB. AZB won't be efficient. So इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि समझो मैंने अपना एक क्लासिक लोड बैलेंसर बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा लोड बैलेंसर आ गया और मैंने क्या किया, मैंने इसके 2 अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोला हुआ है कि आपके पास 3 मशीन्स हैं, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला कि इस अवेलेबिलिटी जोन में सिर्फ एक मशीन है, तो मैंने ये बोला कि ये ए मशीन है, ये बी मशीन है, ठीक है। अब जो भी ट्रैफिक आ रहा है ना क्लाइंट से, इवन दो इसके पास 3 मशीन है और इसके पास एक मशीन है, AWS 50% अपनी ट्रैफिक यहाँ भेजेगा और 50% अपनी ट्रैफिक यहाँ भेजेगा। यानी कि ये वाली जो होगी ना ये एडवांटेज में होगी और ये वाली जो होगी ना ये डिसएडवांटेज पे होगी। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने नंबर ऑफ़ जो भी इंस्टेंसेस जो हैं वो बेसिकली दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स में सेम नंबर के रखो, ताकि 50% ट्रैफिक यहाँ भी आए और 50 ट्रैफिक यहाँ पे भी आए, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास बात आती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। तो ये क्लासिक लोड बैलेंसर था। सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का अब फ़ायदा क्या है कि आपके पास लोड बैलेंसर आ गया और आपके पास एक और लेयर आ गई लिसनर की रूल्स के साथ। सो कहानी अच्छा, और इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है टारगेट ग्रुप्स। यहाँ पे 1-to-1 सेशंस थे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं टारगेट ग्रुप्स और टारगेट ग्रुप पर बेसिकली हेल्थ चेक लग जाता है। अब होता ये है आपके पास कि सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी, वो लोड बैलेंसर पे आई और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स आपको परफॉर्म करके दे रहा होता है। राउटिंग एल्गोरिथम्स में नहीं बोलूँगा मैं, बट राउटिंग परफॉर्म करके दे रहा होता है आपको। एक होता है पाथ बेस और दूसरा होता है होस्ट बेस। होस्ट बेस के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो पाथ बेस होता है वो बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी यूज़र्स जो info पेज पर जो आएंगे उनको बेसिकली इस टारगेट ग्रुप पर सेंड कर दो, ठीक है। सो इस लिसनर पहले ये देखा कि भाई कोई रिक्वेस्ट आई है नहीं आई, रिक्वेस्ट आ गई, फिर इसने बोला कि भाई रूल क्या लगाओ कि स्लैश, यहाँ पे वैसे मेन लिखा हुआ है लेकिन चलो मेन लेके चलते हैं, कि स्लैश मेन पर अगर वो जाता है तो उसको वो बेसिकली किसी इन दोनों में से किसी एक टारगेट ग्रुप पे राउट कर दो, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली योर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो मैंने नंबर ऑफ़ मशीन सेम रखी हुई हैं, हर टारगेट ग्रुप में 2 रखी हुई हैं और इसका भी वही रीज़न रखी थी मैंने रखने के लिए जो मैंने पहले ही बताई थी कि आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था लोड, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि राउटिंग इज़ बीइंग परफॉर्म इंडिपेंडेंटली फॉर ईच टारगेट ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही आपके पास आया रिक्वेस्ट आई तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, एक सेशन क्रिएट कर रहा है और उसकी बेसिस पर वो मशीन जो होती है वो उस पर बाउंड जाती है। यहाँ पर हर बेसिकली लिसनर पहले रूल पे जाएगा और रूल के बाद फिर वो राउटिंग परफॉर्म करेगा हर इंडिविजुअल टारगेट ग्रुप पर जो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, कोई डिपेंडेंसीज नहीं है यहाँ पर। ये इसका एक और मेजर एडवांटेज है, ठीक है। So I'll just read us through. A listener checks for connection requests using protocol and port. The rules that you define routes the traffic to the target groups. Rules may have priority. अच्छा, rules में priority होती है. So आप list of rules बता सकते हैं और जो इसकी सबसे ज़्यादा highest priority होगी वो सबसे पहले execute होगा, ठीक है। आप यहाँ पे decline rules भी रख सकते हैं। तो जैसे आपके पास क्या कहते हैं एक तो जैसे नेटवर्क ACL के अंदर आपके पास अलाउ एंड डिनाई के दोनों रूल्स होते हैं, इसके अंदर भी आप अलाउ और डिनाई के दोनों रूल्स रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को स्किप कर देना, ठीक है। ये वाली अच्छी एग्जांपल नहीं थी, ये ज़्यादा अच्छी वाली एग्जांपल ये है कि यू कैन डू इट राउट टू मेन टू ग्रुप B and C है। So health checks are performed on all targets in the target group. You can define a list of machines 1 to 3 in the target group. You should have the same number of machines in each target group. You can route requests of multiple applications to a single EC2 instance. Now network load balancer क्या है, ठीक है, again this is the most fastest load balancer because it can handle millions of requests per second, ठीक है। It supports static IP address। तो होता ये है कि आप एक सबनेट डिफ़ाइन करते हो
हाँ, एक सबनेट डिफाइन करते हो एक अवेलेबिलिटी जोन में, और उसको आप ना एक इलास्टिक आईपी असाइन कर देते हो, और नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करता है फिर वो उस इलास्टिक आईपी पे जाकर वो बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा होता है. सो okay, it is used for extremely low latency, high throughput for time sensitive applications such as, for example, aircraft. या फिर you're playing like Counter Strike. After the load balancer receives After the load balancer receives a connection request, it selects the target from the target group and attempts to open a TCP connection. अच्छा, इसके अंदर फ़ायदा ये होता है आपके पास कि इसमें ना आपके पास ओपन कनेक्शन से बहुत लंबे अरसे के लिए रख सकता है. सही है. सो इट कैन It can handle connections with built-in fault tolerance. It can handle connections that are open for months or years, making them great fit for IoT, gaming, and messaging applications. Messaging, for example, WhatsApp. एक और एग्जांपल ये थी कि फॉर एग्जांपल जब आप कैमरा सेटअप कर रहे होते हैं तो यू वुड वांट कि इस कैमरा के पास हमेशा एक स्टैटिक आईपी हो, ठीक है, कि वो हमेशा ऑन रहे. तो उसके लिए भी रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी आप ये यूज़ कर रहे होते हैं. फिर आपके पास आ जाता है गेटवे लोड बैलेंसर. So gateway load balancer, it helps you to deploy and manage virtual appliances such as firewalls, IDS intrusion detections, and deep packet inspection. It combines a transparent network gateway, single point entry and exit point. यानी कि जो entry point है और exit point जो है वो दोनों के दोनों same है, and it's like a transparent network gate, ठीक है, for all of your traffic. So it uses gateway load balancer endpoint to securely exchange traffic across VPC boundaries. ठीक है. ग्रेट. आपका गेटवे लोड बैलेंसर endpoint is a VPC endpoint that provides private connectivity between virtual appliances in the service provider VPC and application services in your consumer provider VPC. इस पूरी चीज़ का बेसिकली समरी क्या है कि सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं कि इट कंबाइंस अ ट्रांसपेरेंट नेटवर्क गेटवे. ठीक है, तो आपने क्या किया बेसिकली. अच्छा, इसकी कहानी ये होती है आपके पास कि आप एक इंटरनेट गेटवे अटैच करते हो अपने वीपीसी पर. अब जो भी ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे पे आ रहा है वो बेसिकली सबसे पहले जाएगा, आपका राउट होगा आपके इस पर क्या कहते हैं गेटवे लोड बैलेंसर एंट्री पॉइंट पर. ठीक है, जो क्या है बेसिकली एक वीपीसी का एंड पॉइंट है. फिर वो जाएगा आपके पास गेटवे लोड बैलेंसर पे, और फिर वो जाएगा आपके पास फायरवॉल अप्लायंसेस पर, और फिर वो जाएगा आपका EC2 इंस्टेंसेस पर. ठीक है, और जब आपके पास ट्रैफिक लीव भी हो रहा होगा तो वो फायरवॉल के थ्रू ही जाएगा. तो ये बेसिकली पॉइंट था सिंगल पॉइंट एंट्री और एग्जिट का. ठीक है, अब आपके पास दो सबनेट्स डिफाइन होते हैं इसमें. ठीक है, एक सबनेट होता है आपके एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए, और एक होता है आपका बेसिकली वर्चुअल अप्लायंसेस के लिए. ठीक है, तो ये आपका सर्वर साइड हो जाता है, सर्वर प्रोवाइडर जो भी है आपके वर्चुअल अप्लायंसेस, और एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं वो आपके कंज्यूमर प्रोवाइडर VPC सबनेट के अंदर होते हैं. ठीक है. अच्छा, सो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके पास एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है आपको. ठीक है, आपको एक और गेटवे दे रहा है, एक वर्चुअल गेटवे दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो स्केलिंग पर. सो ऑटो स्केलिंग क्या है बेसिकली, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, इट इज़ एलोकेटिंग और ऑटो स्केलिंग योर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज. ठीक है, सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी बेसिस पे आपकी स्केल अप करके या स्केल डाउन करके आपकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर देगा. और स्केलिंग इंश्योर्स दैट यू हैव द करेक्ट नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस टू हैंडल द लोड ऑफ योर एप्लीकेशन. यू कैन क्रिएट कलेक्शंस ऑफ EC2 इंस्टेंसेस कॉल ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स. सो जब हम बहुत सारे जो बात कर रहे थे कि वो ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस अप हो जाएगा जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो हम उसको बेसिकली एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप कह देते हैं. ठीक है ना, ये बेसिकली जल्दी से एग्जांपल मैं बता देता हूँ. आप तीन चीज़ें डिफाइन करते हो जब भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप बता रहे होते हो कि मिनिमम साइज़ के मिनिमम इतनी मशीन्स होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि मैंने 2 मशीन्स बोली हैं. डिज़ायर्ड ये होंगी कि अच्छा होगा कि मेरे पास अगर 3 मशीन होंगी तो दैट बी लाइक वेरी गुड. एंड मैक्सिमम आप बोलते हो कि मेरी 4 मशीन्स होंगी. ठीक है, आपकी जो प्राइसिंग जो हो रही होती है ना वो बेसिकली आपके मैक्सिमम वैल्यू पर हो रही होती है. ठीक है, तो कोशिश ये करना कि अपना मैक्सिमम इतना हाई सेट नहीं कर देना, वरना उस पर बहुत ज़्यादा बिल बन जाएगा. ठीक है, सो ये बेसिकली
करके ये होता है कि आपके जो भी EC2 इंस्टेंसेस होते हैं ना, उनकी वो हेल्थ चेक्स परफॉर्म कर रहा होता है। हेल्थ चेक्स कैसे परफॉर्म करता है कि ये देखता है कि उसकी जो भी CPU यूटिलाइजेशन जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो एक और EC2 इंस्टेंस अप कर देगा। ठीक है, उसको पहले अनहेल्दी डिक्लेयर करेगा, उसको टर्मिनेट करेगा और फिर एक नई अच्छी EC2 इंस्टेंस अप कर देगा। ठीक है, so it checks the average CPU utilization and scales up, which means scaling out to maintain constant performance। ठीक है, सेम परफॉर्मेंस विदाउट एंड विथ लोड, यानी कि ये जब नई मशीन ऑन करेगा तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस जब लो ट्रैफिक पे जो थी वही परफॉर्मेंस विद हाई ट्रैफिक पे भी वही मेंटेन करके आपको बेसिकली दे रहा होगा। इसकी एक और एग्जांपल बता देता हूँ मिनिमम डिज़ायर्ड मैक्सिमम की। मिनिमम फॉर एग्जांपल ये अज्यूम कर सकते हो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जो मिनिमम GPA जो है ना विच यू रिक्वायर टू ग्रेजुएट इज़ 2, द मैक्सिमम इज़ 4 एंड इट विल बी नाइस इफ़ आई कुड गेट अराउंड लाइक 3.5। दैट्स लाइक अ रियली गुड एग्जांपल फॉर दिस। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कॉस्ट कर रहा होता है, क्योंकि अगर आप लोड बैलेंसर लगा रहे हो और आप उस पर ऑटो स्केलिंग नहीं लगा रहे, और समझो मैंने 2 मशीन्स लगाई हुई हैं, बल्कि मैंने 6 मशीन्स लगाई हुई हैं और मेरे पास ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, तो मैं फालतू में 6 मशीन्स की बेसिकली पैसे पे रहूँगा। अगर मैं ऑटो स्केलिंग लगाता तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को देखते हुए अपनी मशीन्स को स्केल डाउन कर देता और मुझे सिर्फ 2 मशीन्स के पैसे देने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ 6। तो ये रिड्यूस कर होता है कॉस्ट। लाइफ साइकिल हुक्स ये होते हैं कि जब भी मैं एक मशीन ऑन करता हूँ या मशीन टर्मिनेट हो रही होती है यूजिंग ऑटो स्केलिंग, तो मुझे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है ना, वो बेसिकली मेरा लाइफ साइकिल हुक होता है। ठीक है, स्केल इन का मतलब होता है, क्योंकि मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो उसका मतलब होता है टर्मिनेट, और स्केल आउट का मतलब होता है कि मैं अपनी इंस्टेंसेस इंक्रीज़ कर रहा हूँ। स्केलिंग अप मीन्स वर्टिकल एंड स्केलिंग आउट मीन्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा, ऑटो स्केल मॉनिटर्स डाउन टाइम एंड अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक। ठीक है, ऑटो स्केलिंग ज़्यादातर आप उस केसेस में यूज़ कर रहे होते हो जब भी आपके पास अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक आता है। फिर ऑटो स्केलिंग एंड फॉर स्पॉट फ्लीट। सो ऑटोमेटिक स्केलिंग इज़ द एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द टारगेट कैपेसिटी ऑफ योर स्पॉट फ्लीट। स्पॉट, अच्छा फ्लीट क्या होता है आपके पास, फ्लीट आपके पास ग्रुप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, वो एक EC2 इंस्टेंस भी होता है, वो ग्रुप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस भी होते हैं, सो सकते हैं। तो फ्लीट उसको कह रहे होते हैं। अब स्पॉट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट, हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस के हमारे पास वो थे प्राइसिंग मॉडल्स थे, एक स्पॉट था, एक रिजर्व था, एक ऑन डिमांड था, तो ये इन तीनों को सपोर्ट कर रहा होता है। स्पॉट फ्लीट कैन आइदर स्केल इन और आउट अकॉर्डिंग टू योर स्केलिंग पॉलिसीज़। स्केलिंग पॉलिसीज़ क्या आपके पास, एक होती है आपके पास सिंपल स्केलिंग पॉलिसी, जिसमें आप बस बता देते हो कि फॉर एग्जांपल 70% अगर आपकी CPU यूटिलाइजेशन है तो आप एक मशीन ऑन कर दो। ठीक है, आपके पास एक और होती है जिसको आप बोलते हो स्टेप स्केलिंग, जिसके अंदर आप लिस्ट ऑफ अपनी अब पॉलिसीज़ बता देते हो कि फॉर एग्जांपल अगर CPU यूटिलाइजेशन मेरी 70% से बढ़ जाती है तो 2 इंस्टेंसेस कर दो, अगर 90 से बढ़ जाती है तो 4 इंस्टेंसेस आप अप कर दो, और अगर CPU यूटिलाइजेशन 30% से कम है तो आप एक इंस्टेंस रिमूव कर दो। तो ये स्टेप स्केलिंग होती है, जिसके अंदर आप अपने स्टेप्स डिफाइन कर रहे होते हो फॉर योर फ्लीट। आपकी जो टारगेट स्केलिंग जो होती है ट्रैकिंग, ये बेसिकली मेंटेन कर रहा होता है एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड मेंटेन कर रहा होता है। सो इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द करंट कैपेसिटी ऑफ फ्लीट बेस्ड ऑन द टारगेट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक मेट्रिक, सिमिलर थ्रू अ thermostat as it maintains the temperature. For example, 70% average CPU and then launch a new EC2 instance where 70% is the target value. तो ये बेसिकली यही चीज़ थी। ठीक है, कि बेसिकली मेंटेन कर रहा होता है आपकी करंट कैपेसिटी, जो भी आपकी टारगेट वैल्यू जो है, जो भी आपने डिज़ायर्ड रखा हुआ है, उस पर बेसिकली उसको मेंटेन कर रहा होता है। स्केड्यूल स्केलिंग क्या है कि आपने ये नोटिस किया कि मेरे वीकेंड्स पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, स्केड्यूल कर देता हूँ कि मैं अपने वीकेंड पर एक नंबर ऑफ अपने इंस्टेंसेस हाई कर दूंगा। सो दैट्स बेसिकली योर स्केड्यूल स्केलिंग। प्रेडिक्टिव स्केलिंग इज़ द ओनली स्केलिंग जिसके ना आप अजम्पशंस नहीं कर रहे हैं। इन तीनों में आप अजम्पशंस कर रहे थे, इसमें कोई टारगेट वैल्यू सेट कर रहे थे, इसमें आप बैठ के अपने रूल सेट कर रहे थे, इसमें आप बैठ के टाइम सेट कर रहे थे। प्रेडिक्टिव स्केलिंग बेसिकली ये कहता है कि आपका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होगा जो बेसिकली ये लर्न करेगा खुद ब खुद कि मुझे इस पर
कितने नंबर ऑफ़ स्केलिंग मुझे क्या इसको स्केल इन करना चाहिए, स्केल आउट करना चाहिए, ठीक है, मतलब टर्मिनेट करना चाहिए या मुझे अपनी नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस इंक्रीज़ करनी चाहिए। बट इसको तुम जब यूज़ करना जब तुम उसको दूसरे स्केलिंग पॉलिसीज़ के साथ यूज़ करो और एक सफिशिएंट अमाउंट तक उसको ट्रेन कर रहे हो, ताकि उसकी मशीन लर्निंग की जो ट्रेनिंग जो है ना वो एक इतनी सफिशिएंट हो जाए कि फिर जाके वो फिर सही से परफॉर्म करना शुरू हो जाए। वर्टिकल स्केल कब यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर और आपका सीपीयू जो है ना वो बॉटलनेक बन रहा है, वो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो आपने बोला कि भाई मैं अपनी क्या करता हूँ, सीपीयू की अपग्रेड कर देता हूँ अपने सीपीयू को, तो i5 से मैं उसको i9 कर देता हूँ, तो उस केस के अंदर आपका डेटाबेस चलना शुरू हो जाएगा और ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और इस केस के अंदर आप डाउन टाइम को टॉलरेट कर सकते हो। जहाँ पर आप डाउन टाइम को टॉलरेट नहीं कर सकते वहाँ पर आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केल यूज़ कर रहे हो। सो आपके पास जो ऑर्डर स्केलिंग जो होती है, आई डोंट नो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं है, अच्छा यहाँ पे था, मैंने मिस कर दिया पॉइंट। ऑर्डर स्केलिंग इज़ इट हैज़ एन एबिलिटी कॉल सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी, जो उसके फॉल्ट टॉलरेंस में यूज़ हो रही थी। सेल्फ हीलिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मशीन डाउन हो रही है ना, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है और ऑटोमेटिकली मशीन को वापसी अप कर देता है, ठीक है। सो auto scaling is used for two reasons: high availability and also fault tolerance. Your elastic load balancers are only used for availability, not fault tolerance. अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको एंड कर देंगे इस वीडियो को, कि व्हेन डू यू नॉट वांट टू यूज़ ऑटो स्केलिंग विद इलास्टिक लोड बैलेंसर? यू विल नॉट यूज़ एन ऑटो स्केलिंग इन द केस जहाँ पर आपको ये पहले से पता है कि आपकी ट्रैफिक कितनी है पहले से, और आपको कितने EC2 इंस्टेंसेस रखने हैं, उसके इसके अंदर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑटो स्केलिंग आप जब यूज़ कर रहे थे जब आपके पास अनप्रडिक्टेबल ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है। बट अगेन आपके पास अगर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है तो वो फिर कॉस्ट एक्सटेंसिव होना शुरू हो जाएगा कि ELB आपको चार्ज करना शुरू कर देगा जब आपके पास ट्रैफिक हो या ना हो, ठीक है। एंड ऑल्सो नोट कि अगर आपने ऑटो स्केलिंग ऑन नहीं की हुई तो इट विल नॉट टर्न ऑन अनदर मशीन इफ़ द मशीन इज़ डाउन। सो इन अ नटशेल हमने इलास्टिक लोड बैलेंसर देखा। ये इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करता है, बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर होता है अपना ट्रैफिक बिटवीन योर मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है। अब टारगेट्स डिफ़र करते हैं, पहले हम क्लासिक लोड बैलेंसर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम स्पेसिफिक एक स्टिकी सेशन बना रहे थे 1 to 1 का और कुकीज़ सेंड कर रहे थे और स्टेटफुल बन रहा था, जिसकी बेसिस पर आपका जो भी ट्रैफिक है वो एक पर्टिकुलर टारगेट पे जा रहा था, ठीक है। वेराज ऐप लोड बैलेंसर के अंदर हम ये बोल रहे थे कि हम अब टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं और अब रूल्स के बेसिस पर हम बेसिकली अपना ट्रैफिक राउट कर रहे होंगे। नेटवर्क लोड बैलेंसर पे हमने ये बात की थी कि हम बेसिकली इलास्टिक IP एड्रेसेस के बेसिस पर ये कर रहे होंगे, राउट कर रहे होंगे अपना ट्रैफिक। और गेटवे लोड बैलेंसर पे हम बेसिकली पहले वर्चुअल अप्लाइंसेस पर सेंड करेंगे अपना डेटा और फिर वहाँ से फिर आपकी एप्लीकेशन सर्वर्स पर, कंज्यूमर प्रोवाइडर सबनेट्स पर आपके पास ट्रैफिक राउट हो रही होगी। सो ये आप एक AZ में भी रख सकते हैं और मल्टीपल AZs में भी रख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आप अगर अपना ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे सो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट, ठीक है। इट इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी। आप SSL और TLS अपने उस पर सेट कर होते हो सर्टिफिकेट्स, किस पर, लोड बैलेंसर पर, ठीक है। आप इस पर अपने क्लाउड वॉच के वो सेट कर सकते हो, ठीक है, मैट्रिक्स सेट कर सकते हो जो उसकी रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट काउंट और रिक्वेस्ट लेटेंसी मॉनिटर कर रहा होगा, और आप अपने अपने सारे लॉग्स जो होते हैं वो S3 बकेट में स्टोर कर रहे होते हो। क्लासिक लोड बैलेंसर पे मैंने ज़्यादातर बात कर ली है सेशन से रिलेटेड, और ये हेल्थ चेक्स परफॉर्म कर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की भी मैंने ज़्यादातर बात कर दी थी, बस ये चीज़ रह गई थी कि ये अपनी राउटिंग इंडिपेंडेंट रखता है फॉर ईच ऑफ योर target groups, and it also has priority rules, and similar to network ACLs it also allows both the options of your allowing and this denying policies. नेटवर्क लोड बैलेंसर जब यूज़ करोगे जब आपके पास हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं पर सेकेंड, ठीक है, फॉर वेरी फास्ट लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट एप्लीकेशंस जहाँ पे टाइम सेंसिटिविटी का इशू आ जाता है,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट या व्हाट्सएप या कैमरा के लिए सेट करना या फिर कोई वीडियो गेम खेलना, ठीक है। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये फॉल्ट टॉलरेंस भी दे रहा होता है, और दूसरी चीज़ ये कि ये आपका क्या होता है, ये आपके ओपन टीसीपी कनेक्शंस ओपन करके रख सकता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। गेटवे लोड बैलेंसर क्या आता है कि ये बेसिकली राउट कर रहा था आपका ट्रैफिक अक्रॉस वीपीसी बाउंड्रीज के थ्रू। कैसे कि वो बेसिकली गेटवे लोड बैलेंसर एक एंड पॉइंट जो था वो एक वीपीसी का एंड पॉइंट था, जिसके थ्रू आपका जो ट्रैफिक जो था इट वाज बीइंग राउटेड फ्रॉम योर वर्चुअल अप्लायंसेस टू योर कंज्यूमर अप्लायंसेस, ठीक है। सो आपके जो भी एक प्राइवेट कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा था बिटवीन योर वर्चुअल अप्लायंसेस इन द सर्विस प्रोवाइडर वीपीसी एंड द एप्लीकेशन सर्वर्स इन योर कंटेनर इन योर कंज्यूमर प्रोवाइडर वीपीसी, ठीक है। ऑटो स्केलिंग क्या थी? ऑटो स्केलिंग वाज द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग your computational resources according to your requirements, ठीक है। so it was ensuring कि you always have the correct number of EC2 instances based on your traffic. so this is always used जहाँ पे आपके पास unpredictable traffic होता है। ये आपको high availability और fault tolerance दे रहा होता है। क्यों दे रहा होता है? क्योंकि इसके पास self healing की ability होती है, which means that ये basically check करता है कि अगर आपकी average utilization कम हो रही है CPU की, तो फिर वो automatically क्या करेगा, उस इंस्टेंस को अनहेल्दी डिक्लेयर करेगा, उसको टर्मिनेट करेगा, और फिर वो एक न्यू EC2 इंस्टेंस अप कर देगा, ठीक है। स्केल आउट का क्या मतलब होता है कि वो बेसिकली आपका इंक्रीज़ कर रहा है टारगेट्स और बेसिकली आपके EC2 इंस्टेंसेस, और स्केल इन का मतलब होता है कि वो टर्मिनेट कर रहा है EC2 इंस्टेंसेस। स्केल अप का मतलब होता है कि वर्टिकल स्केलिंग, और स्केल आउट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। मिनिमम साइज़, डिज़ायर्ड साइज़, मैक्सिमम साइज़, अगेन वही एग्जांपल आ जाती है कि मिनिमम साइज़ ये बोलते हो कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए, लाइक 2 इंस्टेंसेस चाहिए। डिज़ायर्ड ये कि अच्छा होगा कि मेरे पास 3 आ जाए। मैक्सिमम ये होगा कि मेरे पास 4 इंस्टेंसेस आ जाएँ, ठीक है। आपके पास ऑटोमेटिक स्केलिंग जो थी वो बेसिकली ये थी कि ऑटोमेटिकली वो स्केल कर ले आपके स्पॉट फ्लीट्स को बेस्ड ऑन योर स्पॉट्स, जो भी आपके वो थे EC2 इंस्टेंसेस है, या तो स्पॉट है या रिजर्व्ड है या ऑन डिमांड है। स्पॉट का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, अगर कोई EC2 इंस्टेंस यूज़ नहीं कर रहा तो आप उसको 90% की डिस्काउंट पर यूज़ कर सकते हो, बट एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। रिज़र्व ये होता है कि आप बेसिकली ये बता देते हो कि मैं रिज़र्व कर रहा हूँ एक EC2 इंस्टेंस फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और आप अपनी सारी GPU की और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स बता देते हो, ठीक है। और वो आपको 75% फ़ी वेवर दे होता है। और ऑन डिमांड ये होता है कि एज़ यू गो मॉडल। देन आपके पास आ जाता है स्केलिंग पॉलिसीज़। टारगेट स्केलिंग ये थी कि आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हो अपने current capacity to according to your target capacity, your target value। आप स्टेप स्केलिंग के अंदर रूल्स डिफाइन कर देते हो कि कब आपको इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है। आप अपने स्केड्यूल के अंदर स्केलिंग के अंदर आप बेसिकली एक टाइम डिफाइन कर देते हो, और आप अपने प्रेडिक्टिव स्केलिंग के अंदर ML मॉडल यूज़ कर रहे हो। वर्टिकल स्केल का मैंने बता देता, हॉरिजॉन्टल स्केल का भी बता देता। आप ऑटो स्केलिंग जब यूज़ करोगे, ये इलास्टिक बिलिंग सॉरी आप ऑटो स्केलिंग जब नहीं यूज़ करोगे अपनी इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के साथ, जब आपको ये पता है कि आपके पास प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक है, कितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं ऑडियंस आएगी या यूज़र्स आएंगे या ट्रैफिक आएगी, तो उस केस में आप ऑटो स्केलिंग यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास फॉर सम रीज़न ट्रैफिक आनी बंद हो जाती है, तो फिर वो आपके पास कॉसेस एक्सटेंसिव होना शुरू हो जाता है, एंड आपके पास वो फिर एक और मशीन टर्न ऑन नहीं करेगा। सो दैट वाज ऑल।